देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, है ना। कि लाइट्स हमें कैसे दिखाई देता है, आंखों में लाइट गिरती है, फिर रेटिना में इमेज बनती है ना। फिर वहां से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, फिर ब्रेन हमें बताता है ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना। तो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, और वो हमें ताकत देता है ताकि हम चीज़ों को देख पाए, है ना। सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके थे, लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर चुके थे। और लाइट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो होमोजीनियस मीडियम में, जब एक जैसा मीडियम होता है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है। तो इस तरीके की हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली थी। उसकी स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, सबसे तेज वो वैक्यूम में चलता है, फिर बाकी के मीडियम में वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। अब उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हमें इसमें कुछ फिनोमेनास पढ़ने इस चैप्टर में। जैसे क्या फिनोमेना होंगे, मेजर दो फिनोमेना है इस चैप्टर में आपको जिसे स्टडी करना है। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, दो पाँच छः डेफिनेशंस यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ताकि जब वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में यूज हो तो आपको कोई परेशानी ना हो चीज़ों को समझने में। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा वो है रे, है ना। आपने सुना भी होगा बेटा रे। तो रे क्या होता है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो आप रे की डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों। रे को कैसे डिफाइन किया गया, इसमें बोला गया रे अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट line having a straight line having an arrow, in the direction of, in the direction of, in the direction of propagation of, propagation of, propagation of light, है ना। तो लाइट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहा है उस डायरेक्शन में एरो लगा दें, तो उसी को हम स्ट्रेट, उसी को हम रे बोलते हैं बेटा, रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास यहाँ पे एक बल्ब है, तो आप जानते हो जब आप इस बल्ब को जलाओगे तो उससे चारों तरफ लाइट निकलेगी। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो लाइट ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन खींचे और उस डायरेक्शन में एक एरो लगा दें जिस डायरेक्शन में लाइट चलेगी। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, रे बोलते हो। दिस इज अ रे। तो मेरे ख्याल से आपको रे की डेफिनेशन तो क्लियर है। तो रे तब कहलाएगी जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही होगी उस डायरेक्शन में आप एरो बनाओगे, है ना। तो इस जो ये हमने चीज बनाई है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रे बोलते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो टर्म है वो बहुत यूज में आएगा, उसको बोलते हैं बीम। देखो ये आपका बीम। तो बीम क्या होती है बेटा, जब ऐसी रेज, बहुत सारी रेज मिल जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती है, बंडल बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा बीम, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन सिंपली, a group or bundle of rays, a group or bundle of rays are called, as beam। उसी को बीम कहा जाता है ना बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास इस तरीके से बेटा एक टॉर्च है। मान लो इस तरीके से आपके पास एक टॉर्च है ना, टॉर्च का ये बटन है। अब जैसे ही आप इस टॉर्च को ऑन करोगे तो यहाँ से ऐसे एक बीम निकलेगी, मतलब बहुत सारी रेस का कलेक्शन निकलेगा। आप अगर किसी दीवार पर ये जो है, किसी वॉल पर अगर आप ये बीम गिराओगे तो वहां पे देखो इस तरीके से एरिया बन जाएगा, सर्कुलर एरिया बन जाएगा, है ना। ऐसा आपने देखा होगा। तो एक्चुअली में पैच बन जाता है, एरिया बन जाता है, पैच बन जाता है। जब ये इस तरीके से एरिया या पैच बन जाता है इसका मतलब बहुत सारी रेस है, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी रेस है।
इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज है। तो कोई भी छोटे से छोटा पैच हो या बड़े से बड़ा पैच हो, उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज है, उनका ग्रुपिंग है, वो सारी की सारी मिलकर एक स्पॉट बनाती है ना, एक एरिया बनाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैच को या स्पॉट को बीम है। ये पूरी चीज जो है वो बीम इकट्ठी चल रही है ना, इकट्ठी चल रही है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको बीम भी क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये बीम के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ बीम, है ना बेटा। तो देखो कौन कौन से टाइप्स की बीम होती है बेटा। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो पहले टाइप की बीम है बेटा, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, ये कन्वर्जिंग बीम कैसी होती है बच्चों, ध्यान से देखो। तो आप बोल सकते हो कि जब दो रेस के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा हो, दो रेस के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्जिंग बीम। हम बोलेंगे कि बीम जो है वो कन्वर्ट हो रही है ना। तो आप बोलोगे ये वाली बीम कौन सी है बच्चे, अगर आप सोचें तो आप बोलेंगे सर ये डाइवर्जिंग बीम। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप इसको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि एरो नहीं दिया गया ना। अगर मैं एरो ऐसे बना दूं तो देखो ये कैसी बीम होगी, अभी भी ये कन्वर्जिंग। एक्चुअली में आपको डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कम हो रहा है वो देखना है। आप जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, एरो की डायरेक्शन में अगर आप जाओ और दो रेस के बीच की दूरी कम हो, तो आप उसको कन्वर्जिंग बीम बोलोगे। जैसे इस वाले में देखो, लेफ्ट साइड में हम राइट साइड जाएंगे क्योंकि एरो राइट साइड है। जब आप राइट साइड जाओगे तो बीम पास पास आ रही है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द रेज जो है वो कम हो रहा है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग बीम बोल रहे हैं। लेकिन जब राइट वाले डायग्राम को देखोगे आप, तो आप अब लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाते हुए भी रेस के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा बेटा, कन्वर्जिंग बीम, है ना। तो ये दोनों ही कन्वर्जिंग बीम है। फिर सेकंड, समझ ही गए हो आप कि डाइवर्जिंग बीम होगा, एक कन्वर्जिंग बीम है, फिर डाइवर्जिंग बीम भी हो सकती है। अब डाइवर्जिंग बीम क्या है कि आप जब रे की डायरेक्शन में जाओगे तो जो रेस के बीच की दूरी बढ़नी चाहिए, तब वो कैसी बीम कहलाएगी बेटा, डाइवर्जिंग बीम। तो ऐसे डायग्राम बनाओ, देखो रे की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आपका जो दूरी है वो बढ़ रहा है, तो डाइवर्जिंग बीम। रे ऐसे लगा दो तो ये भी डाइवर्जिंग बीम। तीसरे टाइप की बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, तो जब आप रे की डायरेक्शन में जाओ और डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू रेज वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, है ना, एक जैसी रहे, कांस्टेंट रहे, है ना, दूरी चेंज ना हो रेस के बीच की, तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ बीम क्लियर है। कन्वर्जिंग बीम क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा, डाइवर्जिंग बीम क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा, पैरेलल बीम क्या होती है ये भी समझ में आ गया। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बाकी की चीज बताता हूँ। देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से फिनोमेना जिससे डील करना पड़ेगा उसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, ये मान लो एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या है वो आप समझ लो एक बार, कि ये आपका बेटा बाउंड्री होती है। मान लो इस लेयर के ऊपर एक अलग मीडियम है, मीडियम वन, और इस लेयर के नीचे एक अलग मीडियम है, जैसे मीडियम, है ना। तो आप ऐसा समझो, जब भी दो मीडियम को हम सेपरेट करते हैं तो उनके बीच की जो लेयर होती है, जो बाउंड्री होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे इंटरफेस का क्या मतलब है। इंटरफेस, तो इंटरफेस लिख सकते हैं, इंटरफेस इज अ बाउंड्री, is a boundary which which separates which
separates the two different mediums, the two different mediums। तो इंटरफेस वो बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है ना। जैसे मान लो बेटा आपके घरों में दीवार है, कमरा है, फिर दीवार है, तो आप दीवार की बाउंड्री को देखो, वॉल की बाउंड्री को देखो, तो दीवार के उस साइड सीमेंटेड है और दीवार के इस साइड जो आप देख रहे हो वॉल, उसके इस साइड एयर है। तो एयर और सीमेंट वाला या ब्रिक्स वाला जो मीडियम है उसको सेपरेट करने वाली कौन सी लेयर है, जो आपको वॉल दिखाई देगी। तो वॉल क्या कहलाएगी, वॉल एक इंटरफेस कहलाएगी। यानी वो लेयर जो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि एक ऐसी लेयर भी है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही, बट वो होती है। जैसे वॉल है, वॉल का जो सरफेस है जिसपे आप पेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसा सोचो वो पेंट जो है वो लेयर है जो आपकी वॉल के ब्रिक्स के मटेरियल वाली मीडियम को और एयर को सेपरेट कर रहा है। तो वो जो बाउंड्री है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। वो जो लेयर है उसी को हम इंटरफेस बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा इंटरफेस का। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करने वाली, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो लेयर है या बाउंड्री है उसी को इंटरफेस कहते हैं, है ना। इस बात का ध्यान देना। तो अब क्या करेंगे हम, अब बेटा देखो यहाँ पर मान लो इस इंटरफेस पे एक रे आके गिरती है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, तो ध्यान रखना, जो किसी इंटरफेस पे आके गिरती है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। जो इंटरफेस की तरफ आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जहां पे ये रे टकराती है, गिरती है इंटरफेस पर, इंटरफेस के किसी एक पॉइंट पे गिरेगी ना बेटा, तो इंटरफेस के जिस पॉइंट पे रे आके गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखेंगे उसको क्या बोला जाता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये इंसिडेंट रे है आईआर, और जिस इंटरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंटरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा, परपेंडिकुलर। देखो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं इंटरफेस से उस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है बेटा, नॉर्मल, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जब ये इंसिडेंट रे इंटरफेस पे गिरती है तो तीन फिनोमिना हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है ये इंटरफेस पे गिरे इंसिडेंट रे, तो मीडियम 1 से आ रही थी रे, वापस ये मुड़ जाए और मीडियम 1 में चली जाए। अगर ऐसा है कि इंसिडेंट रे इंटरफेस पे टकराती है और वापस अपने मीडियम मतलब मीडियम 1 की तरफ मुड़ जाती है, तो हम इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो लाइट का फिनोमिना है इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इंटरफेस पे एक मीडियम से रे गिरेगी और वापस उसी मीडियम में क्या कर जाएगी बेटा, ट्रेवल कर जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। याद रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही ये भी हो सकता है कि मीडियम 1 से रे आए, इंटरफेस पे टकराए और मीडियम 2 में चली जाए। जब मीडियम 2 में चली जाएगी तो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। कैसे बैंड होगी, ये बात की बात है। अभी आप ये सोचो, बैंडिंग हो जाती है, बैंडिंग। तो ये जो फिनोमिना है कि मीडियम 1 से टकराने के बाद बैंड होकर मीडियम 2 में चली जाएगी, इसको बोलते हैं कौन सा फिनोमिना बेटा, रिफ्रैक्शन। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखिए। ये हो सकता है कि इंसिडेंट रे गिरे और इंटरफेस पे ही रह जाए, ना तो वो रिफ्लेक्ट करे ना रिफ्रैक्ट करे, तो वो एब्जॉर्ब हो चुकी होती है बेटा, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट इंटरफेस पर, बाउंड्री पर गिरती है दो मीडियम के बीच की, तो वहां पे तीन फिनोमिना हो सकते हैं। अगर वो सेम मीडियम में वापस चली जाए तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, दूसरे मीडियम में चली जाए, बैंड हो जाए, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं,
और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है हमें। कौन सी दो चीजें पढ़नी है जो आपके कोर्स में मेंशन है? एक तो रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला पोर्शन, और एक रिफ्रैक्शन मतलब ये वाला पोर्शन। यहाँ पे याद रखेंगे आईआर जो है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे वो रे होती है जो इंटरफेस की तरफ आती है, इंसिडेंट रे। और एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल, है ना बेटा? तो इस बात का ध्यान देना। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन करते हैं फिर हम रिफ्रैक्शन में समझेंगे क्या क्या होता है, ठीक। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये इंसिडेंट है और नॉर्मल है, इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये वाला एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस बात का ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे अभी केवल हमें कौन से दो एंगल की जरूरत पड़ेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आई से क्या मतलब होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और आर से क्या मतलब हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। बाद में जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अभी तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करें। देखो बेटा इसमें थोड़ा सा ये मैंने गलत लिख दिया है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो तो आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। यहाँ पे इसको सही करके लिख ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल है ये डायग्रामेटिकली आपको क्लियर होगा, है ना बेटा। तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो। देखो बेटा अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन लिख ही लो, है ना, साथ ही साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या होगा देखो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में आप लिखेंगे द फिनोमेना of light, of light in which incident ray, in which incident ray hit hits the interface, hits the interface at the point of incidence. Incidence and bounce back, and bounce back in the same medium, to the same medium is called as reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है। आई होप आपको क्लियर होगा रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए इसको नोट कर लो बेटा, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो हमने कुछ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिससे हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पढ़ते हैं, करते हैं, जिसको हम मिरर बोलते हैं। तो मिरर में हमने मिरर को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि उसमें जो जितनी भी रेज है उसमें बहुत कम रेज एब्जॉर्ब या रिफ्रैक्ट करें,
सारी की सारी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, ताकि हम उसको स्टडी करें। तो मिरर भी कई टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको सिंपल सा मिरर बता रहा हूँ, बाकी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल प्लेन मिरर के बारे में बता रहा हूँ। तो डिज़ाइन कैसे किया जाता है मिरर, उसके बारे में समझिए आप। तो जैसे प्लेन मिरर है आपका, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो एक पतली सी ग्लास की स्लैब ली जाती है बेटा, बहुत पतला सा, जिसका थिकनेस बहुत कम है, इस तरीके से ग्लास का स्लैब लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, ये पॉलिश्ड साइड है ना, पॉलिश साइड है। और ये जो पॉलिश साइड है ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का होता है, ताकि रे जो है वो अदर साइड से आए और रिफ्लेक्ट होकर जाए, है ना। तो आप ये समझिए, ये अपना बहुत पतला सा ग्लास स्लैब है, या ग्लास शीट है बोलना चाहिए, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, वो ग्लास शीट है। फिर उसको हमने एक साइड से क्या किया है बेटा, पॉलिश किया हुआ है। तो जिस साइड से पॉलिश करेंगे उस सरफेस को हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ये जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, सब पॉलिशिंग जो होती है वो कौन से मटेरियल की होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग, हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, ताकि सारी की सारी रेज अदर साइड से रिफ्लेक्ट कर जाए, हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। और अगर आपका बहुत अच्छा मिरर है, अच्छी क्वालिटी का मिरर है, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली में सिल्वर यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो एजी यानी कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो आपका जो सिल्वर है बेटा वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो आपका पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस पे जहाँ पॉलिश्ड है बेटा, अगर वहां से आप क्या करोगे, रे डालोगे, इंसिडेंट रे डालोगे, तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए हमें दूसरी साइड से क्या करना पड़ेगा, रे डालना पड़ेगा रिफ्लेक्शन की। तो जहाँ पे पॉलिश नहीं है, जो दूसरी साइड है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना बच्चों, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे वही बात है, आप जो है यहाँ पे इंसिडेंट रे आके गिरेगा, जिस पॉइंट पे गिरेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। उस पॉइंट से इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक हमें लाइन खींचनी है, इसको नॉर्मल कहा जाएगा, ये इंसिडेंट रे कहा जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और फिर टकरा के वापस अपने मीडियम पे चला जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। किस किस के बीच में बेटा, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर कैसे, वैसे ही सारे मिरर्स बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर में सिर्फ अंतर ये होगा कि जो सरफेस होगी बेटा ये स्फेरिकल होगी, है ना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद आपको ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंस बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, इसके कुछ लॉज है बेटा, तो वो लॉज भी हमें यहीं के यहीं समझ लेने चाहिए, यूज में आएंगे। तो आप लिख सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली दो लॉज होते हैं, वो दोनों यहाँ पे हमें आना चाहिए। तो क्या क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के, तो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, उसमें लिखा Y is जाता है equals to इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all all lie in the same plane, all lie in the same plane, same plane। यानी आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होगा कि वो अलग अलग प्लेन में। इसका क्या मतलब, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इसको समझिए, डायग्राम को आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये लॉ क्या कहना चाहता है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो देखो मान लो आपके पास अभी एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये वाला होगा जो आपको ग्रीन कलर से ये प्लेन दिख रहा है। तो सोचो इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन पे आई, यहाँ पे टकराई,
नॉर्मल भी आपका एक्स वाई प्लेन पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन पे ही होगा, एक ही प्लेन पे होंगे तीनों, ऐसा नहीं हो सकता ये तीनों अलग अलग प्लेन पे हो। ये रूल है, ये हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, तो ऐसा ही होता है ना, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका जो प्लेन है अब वो ये वाला प्लेन है, वाई जेड प्लेन, तो अगर वाई जेड प्लेन पे इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल भी आपका वाई जेड प्लेन पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वाई जेड प्लेन पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्स वाई प्लेन पे चली जाती है, तो इलॉजिकल है ना भाई, रे ऐसे आई और ये एक्स वाई प्लेन पे ऐसे चली जाए, नहीं, वो वाई जेड प्लेन पे ही जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे रहते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि एक प्लेन पर आपका इंसिडेंट रे हो, दूसरे प्लेन पे नॉर्मल बना दिया और तीसरे प्लेन पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो यही है। अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ तो बहुत आसान होता है, आप बोल सकते हो एंगल कि ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always इक्वल टू equal to angle of reflection। करेक्ट है भाई, है ना, तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी, ये लॉ भी अच्छे से क्लियर हुआ ना, ये हमेशा वैलिड होता है, तो ये दोनों लॉ हमेशा वैलिड है, चाहे आपका इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, सभी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको बोला गया कि ये प्लेन मिरर रखा गया है, ये पॉलिश सरफेस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डैश डैश, और ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल है, तो आपको बोला गया कि ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल। तो अब आप बच्चों को ये जब क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चे बहुत अच्छे से इसका आंसर कर देते हैं, उनको पता होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अगर हमें सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का, तो सेकंड लॉ लगा दो रिफ्लेक्शन का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि 60 डिग्री है, और आंसर अच्छे से 60 डिग्री लिख के आ जाता है। और फिर ये चीज़ गलत हो जाती है, दिस इज रॉन्ग, ये आपका आंसर गलत है। अब यहाँ पे क्या गलती है, ये आंसर गलत क्यों है, उसको समझें। एक्चुअली में क्या है कि आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो इंसिडेंट रे और मिरर की सरफेस के बीच में लिया, जबकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन नहीं है। मैंने बताया था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, ये थोड़ी ना 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सरफेस के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, टोटल 90 ना, तो अगर 60 तो 30। अब आप लिखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस बात का ध्यान देना बेटा कि जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, नॉर्मल से, ना कि सरफेस से। इस बात का ध्यान देना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के सवाल बहुत सिंपल सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना था, बेसिक डेफिनेशन पे जाना। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, एक पॉइंट आप चाहो तो नोट करके लिख लो बच्चों। वो पॉइंट क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। कि भाई अगर मान लो कि आपके नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे आ जाए 90 डिग्री पर, नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे आ जाए, दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है, तो अब वापस चला जाएगा, है ना, तो जिस रास्ते रे आई थी उसी रास्ते आपका रे वापस हो जाएगी, यानी रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो याद रखिएगा,
जब भी नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आती है तो रे जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर देती है। तो यहाँ पे लिख लो रिफ्लेक्टेड रे retraces 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 its path